सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास, जिसमें हम लोग आज एक नया चैप्टर देखने चल रहे हैं जिसका नाम है द राइज ऑफ मराठाज। मराठों का उदय कैसे हुआ था ये हम लोग अपने इस चैप्टर में देखेंगे, और किस तरीके से मराठा जो थे, मराठा जो राजा थे, वो किस तरीके से अपने देश को, अपने इस भारत देश को किस तरीके से सिक्योर किए अलग अलग दुश्मनों से। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने इस प्यारे से पीपीटी पर और चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। द राइज ऑफ मराठास। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। चैप्टर नंबर 3 अपने सोशल साइंस का। Among the merchants, the head weavers like the Portuguese, the English, the Dutch, the French and the Danes also conducted trade. कह रहे हैं मर्चेंट की बात करें, यदि व्यापारियों की बात करें, तो जितने लोग हैट को पहनते थे, जैसे कि पोर्तुगीज़, इंग्लिश, डच, फ्रेंच और डेन्स, ये लोग व्यापार के साथ साथ मतलब व्यापारी थे, मतलब टोपियाँ ही पहनते थे और व्यापार भी करते थे। बट दे आर नॉट लाइक अदर मर्चेंट्स, लेकिन ये और मर्चेंट से और व्यापारियों से थोड़ा सा अलग थे। मतलब व्यापार तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ उसके पीछे एक सोची समझी साजिश होती थी। दे आर फुल्ली इंटेंट ऑन इंटरिंग दिस लैंड, इंक्रीजिंग दियर टेरिटरी एंड प्रोपगेटिंग दियर रिलीजन। इनकी साजिश क्या थी कि धीरे धीरे भूमि को कब्जा कर लेते थे, जमीन को कब्जा कर लेते थे और अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करते थे, अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार करते थे। दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल एंड नेवी एंड गन पाउडर आर दियर चीफ वेपन्स। और भाई साहब, ये लोग लड़ाई झगड़े करने के लिए, लोगों को मारने पीटने के लिए भी हमेशा उतारू रहते थे। जो इनकी बात नहीं मानता था, गन पाउडर से और गन पाउडर वगैरह से ये क्या करते थे, उसको मार देते थे। दियर ट्रैफिक शुड बी कंट्रोल्ड एंड दे शुडंट बी अलाउड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। तो इनके ट्रैफिक को, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इंडियंस का उस समय बहुत ही मतलब तगड़ा फर्ज बन गया था कि अगर नहीं करेंगे तो देश से हाथ धुलना पड़ जाएगा। रामचंद्र पंत अमात्य 1715 में ये बात कह रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इन 3 क्वेश्चंस को डील करना पड़ेगा। पहला, हु वर द मराठास, हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडियन पावर बिफोर द ब्रिटिश टूक ओवर। ब्रिटिश मराठा कौन थे और ब्रिटिशर्स के आने से पहले मराठा ने किस तरीके से इंडिया में एक बड़ा राज्य के नाम से जाना जाने लगा, एक बड़े साम्राज्य के नाम से जाना जाने लगा। व्हाट वाज सम फीचर्स ऑफ दियर गवर्नेंस, और मराठा गवर्नेंस की क्या मेन फीचर्स थे ये पता चल जाएगा। तीसरा, व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठा एम्पायर लीव इन इंडियन स्टोरी। जो मराठा राज चला उसने इंडिया के इतिहास में कैसा इम्पैक्ट दिया है, हम इस सब चीज़ों को इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक, हु आर द मराठास, कि आखिर मराठास कौन थे। एक मिनट बच्चा। हाँ, तो हम लोग थे द राइज ऑफ मराठास में, हु आर द मराठास, मराठा आखिर कौन था। ठीक है, द मराठास आर अ ग्रुप ऑफ पीपल नेटिव टू द डेक्कन प्लेट्यू, मोर स्पेसिफिकली प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। तो मराठा कहाँ के रहने वाले थे, उस समय के डेक्कन प्लेट्यू और आज के महाराष्ट्र के रहने वाले थे, इनहैबिटेंट थे। दे आर आइडेंटिफाइड विद द लैंग्वेज दे स्पीक मराठी। वो किससे पहचाने जाते थे, तो अपनी लैंग्वेज मराठी से वो पहचाने जाते थे। विच हैज़ हैड अ रिच एंड कॉन्टिन्यूअस लिटरेरी हिस्ट्री सिंस द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी से इनको लोग जानने लगे। In this chapter, we will see them rise to powerful political entity that will after the course of India's history. तो 12वीं शताब्दी से इनको लोग जानने लगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका राइज हुआ, किस तरीके से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। During the 13th century, most of Maharashtra was ruled by the Yadava dynasty with Devgiri present day Daulatabad as its capital. तो 13वीं शताब्दी तक
डायनेस्टी चलती थी, यादव वंश चलता था, जो कि प्रेजेंट डे देवगिरी उसकी क्या होती थी, कैपिटल होती थी, राजधानी हुआ करती थी। In the early 14th century, the Yadava dynasty was overcome by the Khilji Sultanate from Delhi. 14 सेंचुरी के स्टार्टिंग होते होते ही खिलजी डायनेस्टी ने क्या किया, आकर के यादव डायनेस्टी को हरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। Amidst such political changes, the cultural tradition continued, particularly those related to bhakti, devotion to the divine or a particular deity. Between the 7th and 17th century, for spiritual upliftment, saints and seekers from several parts of India referred to the path of bhakti to merely external ritualism. तो कह रहे हैं 7th से 17th सेंचुरी तक बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चाहते थे, भक्ति करते थे, ठीक है, थोड़ा सा ईश्वर की तरफ मन लगाते थे, और एक्सटर्नल रिचुअलिज्म जो बाहरी दिखावा होता था उससे दूर रह करके संत लोग थे वो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे थे। These saints coming from diverse sections of society composed devotional songs and poetry in the language of the masses which allowed their messages to travel far and wide. ठीक है, और ये अपने भजन को, अपने गीत को और दूर दूर तक प्रचार प्रसार कर रहे थे। In Maharashtra, many saints like Dhyaneshwar, Namdev, Tukaram, Ramdas, etc. gained popularity at this time. They helped translate important texts like Upanishad and Bhagavad Gita into Marathi, making their philosophy accessible to the people. तो महाराष्ट्र में उस समय के जो मेन संत हुए, जैसे ध्यानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, इनका क्या काम था, जो भी उपनिषद हैं, जो भी गीता है, भागवत गीता है, उसको मराठी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, जिससे कि वहाँ पर जो लोकल पीपल्स हैं वो इसको समझ सके। Some also focused on social organization and political awareness similar to the Sikh gurus. और कुछ लोगों ने सिख गुरु मतलब सिख के जो टेक्स्ट वगैरह थे उसको भी कन्वर्ट करने का, उसको भी मराठी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किया। As a result, the society acquired a solid cultural foundation which later helped the Marathas to organize themselves into a political power. और इस तरीके से कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कल्चर पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, और कल्चर पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, भक्ति पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, तो उसकी पॉलिटिकल पावर भी बढ़ती है, उसका साम्राज्य फिर खड़ा होता है। By the 17th century, some Maratha chiefs made early attempts at establishing sovereignty, but they proved unsuccessful. 17th सेंचुरी आते आते कुछ मराठा के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो अपनी संप्रभुता को, अपनी सॉवरेनिटी को इस्टेब्लिश करने का सोचे, लेकिन अनसक्सेसफुल रहे, असफलता उन्हें मिली। Until Shivaji rose to power and brought the Marathas together, but who was Shivaji? जब तक कि शिवाजी नहीं आए थे तब तक मराठास बिखरे हुए थे, मराठा का साम्राज्य नहीं था। अब शिवाजी कौन है, आइए हम लोग देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी, किस तरीके से मराठा की पावर इस्टेब्लिश हुई और किस तरीके से शिवाजी राइज हुए, आओ देखते हैं। इन 1630 शिवाजी वॉज बोर्न इन द भोंसले क्लैन टू शाहजी एंड जीजाबाई। तो शिवाजी के पिताजी जो थे वो शाहजी थे और माताजी जो थी वो जीजाबाई थी। इनके घर में शिवाजी पैदा होते हैं 1630 में। एट द टाइम शाहजी सर्व द डेक्कन सल्तनत एंड वॉज ऑफन अवे फ्रॉम हिज फैमिली। तो स्टार्टिंग में शाहजी कहाँ पर, दक्कन सल्तनत जो थी वहाँ पर ये अपना सर्व कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और अपनी फैमिली से ये दूर रहते थे। Meanwhile, in his Jagir at Pune, Shivaji grew up under the watchful eyes of Jijabai and some trusted official, receiving values and a good education. और इसी समय ये जो शिवाजी हैं ये किसी पुणे की एक जागीर में, पुणे की एक लैंड में जीजाबाई और कुछ जो ट्रस्टेड ऑफिशियल्स थे उनकी निगरानी में अपना बचपन बिता रहे थे, एजुकेशन सीख रहे थे, पढ़ाई लिखाई सीख रहे थे, स्ट्रेटजी सीख रहे थे, गुड वैल्यूज सीख रहे थे। At this time, the Pune region was deeply affected by constant infighting between the Deccan Sultanates whom the Marathas served, which caused much hardship for the common people. ठीक है, तो इसी समय पुणे रीजन में कांस्टेंट इनफाइटिंग चल रही थी बिटवीन द डेक्कन सुल्तान्स
whom the Marathas served, ठीक है। तो डेक्कन के जो सुल्तान थे उनके आपस में क्या कर रही थी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा चल रही थी, जिससे कि लोगों के आम लोग जो थे उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा प्रभावित हो रही थी। When he was just 16, Shivaji launched military campaigns, first consolidating his hold over the Pune region by capturing neglected and unoccupied forts and strengthening their defenses. तो शिवाजी जब 16 साल के थे तभी इन्होंने अपना मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किया, लॉन्च किया, मिलिट्री बनाई और जो छोटे छोटे फोर्ट्स वगैरह थे उनको कब्जा करके अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर दिया। His vision of a sovereign kingdom or Swaraj grew over the years, extending to political, economic and cultural aspects which we will explore in this chapter. और धीरे धीरे करके ये पावरफुल होते जा रहे थे। इनका स्वराज का मतलब खुद की किंगडम का बनाने का इनको काफ़ी शौक था कि अपनी खुद की किंगडम हो, अपना खुद का संप्रभु हो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी चले। Shivaji kingdom soon expanded to India's west coast, and to secure access to the resources of coastal region, he felt the need to establish a navy. शिवाजी का किंगडम धीरे धीरे करके बढ़ता गया और वेस्ट कोस्ट को पूरी तरीके से इन्होंने अपने हाथ में कर लिया और कोस्टल रीजन के जो भी रिसोर्सेज थे उसका मालिकाना हक इन्होंने रख लिया। और उसके बाद इनको लगा कि अब हमें नेवी बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। यदि आप रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके चौकीदार को बैठाना जरूरी होता है, तो इन्होंने कहा कि अब नेवी की आवश्यकता हमें है। दिस वॉज अ ट्रूली रिवॉल्यूशनरी स्टेप एट द टाइम। बाई कंपेरिजन द बीजापुर सल्तनत रूल्ड बाई द आदिल शाही डायनेस्टी मेंटेन्ड मर्चेंट शिप्स बट डिड नॉट possess a full-time naval force which would protect the coast. Even the Mughal Empire's use of a navy was very limited. तो भाई साहब इसके पहले किसी ने नेवी का यूज़ नहीं किया था, भले ही कितना उनका बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट टाइम हमारे शिवाजी ने क्या करी, नेवी की पहल करी कि अब हमें नेवी की आवश्यकता है। Thus the Maratha Navy was born, whose exploits become legendary. और मराठा की सबसे पहले क्या आई, नेवी आई, और जिन्होंने बहुत ही लेजेंडरी काम किया, लेजेंडरी तरीके से दुश्मनों को एक्सप्लॉयटेशन किया। To protect his people from powerful enemies, Shivaji had resources to the tactic of guerrilla warfare, which uses a small group of people in a focused way with speed, surprise and knowledge of the terrain to defeat bigger armies. तो अपने पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए शिवाजी ने पावरफुल एनिमीज बनाई और गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया। गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल क्या किया, समझ लो सिंपली सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरीके से आज होती है उस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ करता था। मतलब कि जो निर्दोष हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जा सके और जो दोषी हैं उनको मौत के घाट उतार दें, इस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर होता था। प्रेजेंट टाइम में हम इसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पर्सन को गुरिल्ला वॉरफेयर में सिलेक्ट किया जाता था जिसको नॉलेज हो, जिसको उस एरिया की नॉलेज हो, उस एरिया में क्या पहाड़, कितने जंगल क्या हैं, कैसे वहाँ से स्केप हो, किस तरीके से भागोगे, पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आप बिगर आर्मीज को हरा सकें। हिज सक्सेस soon invited the wrath of the Bijapur Sultanate, which sent the veteran general Afzal Khan to confront him, ठीक है। तो बीजापुर सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने अफजल खान को भेजा इनको हराने के लिए। शिवाजी एंड हिज एडवाइजर्स मैनेज टू कन्विंस अफजल खान टू मीट हिम फॉर अ वन-on-one मीटिंग एट द फुट ऑफ द प्रतापगढ़ फोर्ट अमिड थिक फॉरेस्ट। तो अफजल खान को भेजा गया था इनको मारने के लिए, लेकिन अफजल खान ऐसे बन के आया था कि हम तो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, दोस्ती करना चाहते हो तो हम आपसे मिलेंगे। तो प्रतापगढ़ फोर्ट पर इन्होंने एक प्रतापगढ़ फोर्ट के थिक फॉरेस्ट में मिलने की वन-on-one मीटिंग हुई। There Shivaji killed Afzal Khan and the Marathas hidden in mountains routed the Khan's army with guerrilla attacks। तो भाई साहब आया था तो हम मिल रहे हैं अफजल खान, लेकिन उसके पीछे क्या था, उसके पीछे उसकी साजिश थी कि जैसे ही हम शिवाजी से गले मिलेंगे वैसे ही इसको मौत के घाट उतार देंगे। तो वो अपने साथ एक क्या लिया था, एक छुरी टाइप का लिया था, खंजर टाइप का लिया था, और जैसे ही शिवाजी से गले मिलने के लिए आया वैसे ही उसने पीछे से उसको मारना चाहा, शिवाजी को मारना चाहा। किसने, अफजल खान उनको मारना चाहा। लेकिन अब शिवाजी जानते थे कि अफजल खान इसी मंसूबे से आया है, ये हमें मारेगा। तो वो अपना क्या कहते थे, जिस तरीके से अंग वस्त्र पहनते थे पहले, जिस तरीके से अपने आप को सेव करने के लिए लोहे की एक शीट पहनते थे ऊपर, तो उसको वो अपने कपड़े के अंदर पहने हुए थे, ठीक है। और जब उन्होंने देखा कि ये मुझे मारना चाह रहा है, इसने अपना वो चाकू निकाल लिया और मेरे
मुझे नुकसान पहुंचाना है, तो ये अपने हाथ में क्या एक पहनते थे, इस तरीके का। अच्छा, बस इतना ही है, ठीक है। तो अपने इसके बाद वाला जो होगा तो उसमें अपना एक मतलब अंगूठी टाइप का ही, मतलब बाहर से लगता था कि अंगूठी पहने हैं, और अंदर क्या रहता था, अंदर नुकीला नुकीला रहता। तो उससे शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आज का टॉपिक रहा, इसमें हम लोगों ने जाना कि कौन थे मराठास और किस तरीके से इन्होंने काम किया था। आई होप सो कि समझ में आया होगा तुम्हें। तो इसकी प्रॉपर रीडिंग कर लेना जितना मैं पढ़ाया हूँ, और दूसरा काम क्या रहेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र में आए उसको लिख लेना, प्लस इंग्लिश ग्रामर का जो तुम्हें बताया हूँ कि इस बार टेस्ट होगा, उसमें तुम पलटना अपना साइंस की कॉपी में, पीछे लिखा हूँ कि इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट किस चीज़ का होगा, तो उस चैप्टर को आज पढ़ना। कहाँ से पढ़ना है तुम्हें जानो, वन शॉट से देखना है, यूट्यूब से देखना है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसको रीड करना और शाम को बताना कि इंग्लिश ग्रामर में तुमने क्या पढ़ा, क्या समझा और किस तरीके से टेस्ट की तैयारी है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।